नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। और कितनी अच्छी इंस्टीट्यूट है। देखिए, मैं इनसे बात कर रहा था कि पानी के ऊपर पुणे में 100 साल पहले एक इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट बनी है। आज उसका स्थापना दिन है ना, और ये बड़ा जोरों से मनाया भी जा रहा है। सर ने बहुत अच्छा एफर्ट्स भी लिया है। तो मेरे साथ है श्री डीएस चास्कर सर। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। प्रभा चंद्रा सर है जो डायरेक्टर हैं, फिर वीएस रमन्ना है, सलवा बलन है, और श्री जेवी रमन राव है। तो सर, ये मुझे बताइए कि आज जो हम कर रहे हैं वो सेलिब्रेशन इस बात का है कि हमने कुछ अचीव किया है, लोगों को भी पता चलना चाहिए। आज CWPRS के 109 साल पूरे हो गए हैं। जब CWPRS को हमने इस्टेब्लिश किया था, वो स्पेशल इरिगेशन सेल के रूप में इस्टेब्लिश किया था कि जो लोकल इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए थोड़ी स्टडी करे। धीरे धीरे पिछले 1-9 साल में CWPRS ने अपनी जर्नी ऐसी तय करी कि आज की तारीख में ये हमारे देश का अपेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और जितने भी हमारी कंट्री के वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कोस्टल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबकी डिटेल स्टडीज यहाँ पे होती है, हाइड्रोलिक एस्पेक्ट्स के ऊपर, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर। एंड वी प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर ऑल द such national level projects, and we have done projects for the international also for neighboring countries. तो जितने भी अगर आप नाम ले बड़े डैम्स का, जैसे कि भाखड़ा नागल डैम है, हीराकुद डैम है, जो कि 5 ईयर प्लान जब हमारा शुरू हुआ था कंट्री का, उस समय CWPRS को इन्वॉल्व कर लिया था कंट्री ने, बिकॉज दिस वाज द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे इस टाइप की स्टडीज की जा रही थी हाइड्रोलिक, जो कि डैम की सेफ्टी और डैम की इफिशिएंसी के लिए यूजफुल होंगी। उस समय भाखड़ा नागल डैम, हीराकुद डैम, उकाई डैम और इस टाइप के और भी जो बड़े डैम्स बाद में आए, जैसे कोयना डैम आया था, सरदार सरोवर डैम आया था, उन सबकी स्टडी यहाँ पे हुई। और 20-20, 30-30 साल तक हम लोगों ने उन डैम्स की, जब तक उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनकी स्टडीज में सपोर्ट किया। तो अमूमन हम लोग जब डैम की स्टडी करते हैं, जैसे मैंने मॉडल देखे, तो उसमें हमारा फोकस क्या रहता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जो डैम की स्टडीज होती है, बेसिकली हमारा फोकस रहता है उसमें हाइड्रोलिक एस्पेक्ट्स पे। जब डैम बनते हैं तो उसमें स्पिलवे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके थ्रू ओवरफ्लो डिस्चार्ज पास होता है। तो वो जो स्पिलवे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मॉडल करके, स्पिलवे स्ट्रक्चर्स का मॉडल करके, स्पिलवे की जो सबसे मोस्ट इफिशिएंट शेप है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। और जहाँ पे डैम के पानी जो ऊपर से आ रहा है हेड के थ्रू, उसकी जो एनर्जी डिसिपेशन हो रही है, उसको एरिया को स्टिलिंग बेसिन कहते हैं। उस स्टिलिंग बेसिन का जो मैक्सिमम या ऑप्टिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा डिस्चार्ज के हिसाब से और उस डैम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। दूसरी बात है, जो डैम के दूसरे अपर्टेनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपका ये पावर इनटेक है, पावर टनल्स हैं, और पावर टनल्स में मिट्टी ना जाए डैम जो नदी के पानी में रहती है, उसके लिए जो डिसिल्टिंग अरेंजमेंट होता है, वो भी हम लोग, वो सब स्टडीज हम करते हैं। तो ये तो आपका हाइड्रोलिक्स पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट जो हम डैम के लिए करते हैं, डैम रिहेबिलिटेशन के लिए करते हैं, उसके लिए हम लोग उनकी जो वहाँ पे जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, डैम के स्ट्रक्चर के नीचे का सब स्ट्रेटा कैसा है, उसकी फाउंडेशन कैसी है, कि वहाँ पे डैम का इतना भारी जो प्रोजेक्ट है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम लोग जियो फिजिकल स्टडीज करते हैं। और उस डैम का रीजन में सिस्मिसिटी कितना है, बिकॉज सिस्मिसिटी इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। तो उस डैम का रीजन में सिस्मिसिटी कितना है, उसके लिए हम लोग डिजाइन सिस्मिक पैरामीटर्स डिजाइन करते हैं। हम लोग वहाँ फील्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 1-1 साल तक हमारे वहाँ सिस्मोग्राफ लगे रहते हैं, विच स्टडी कि वहाँ पे सिस्मिसिटी कैसी है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे इसके लिए, आजकल हम लोगों ने ड्रिप में जो हमारे पुराने डैम्स हैं ना, 5,000 डैम्स हैं हमारे पास, उसमें जो कई डैम्स हैं, कई 100 डैम्स हैं, वो 50 से 100 साल पुराने हो गए, एजिंग इफेक्ट आ गया है। तो उन डैम्स का रिहेबिलिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे जो CWPRS है, उसने पिछले कई सालों में ये देखा है कि डैम की जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है, जो कि डैम कहाँ पे वीक हो रहा है, वो हमने किया है कि कौन सा वीक पार्ट है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने यहाँ पे हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसके लिए रेमेडियल मेजर्स इवॉल्व करते हैं कि वहाँ पे क्या इपॉक्सी लगाएं, क्या ग्राउट मिक्स लगाएं, जिससे कि डैम की स्ट्रेंथनिंग हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम लोग ड्रिप के अंतर्गत। अच्छा, ये नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी आपने स्टडी किया? नवी मुंबई एयरपोर्ट का स्टडी हमने किया है, अभी तो वो प्रोजेक्ट लगभग एग्जीक्यूशन की स्टेज में आ गया है। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट में हम लोग का स्टडी ये था कि वो जो नवी मुंबई एयरपोर्ट था, वो इससे टाइट से कोस्टल रीजन में था वो। तो वहाँ पे जो टाइडल लेवल्स हैं वो 5 मीटर के हैं, प्लस वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स पीछे से आ रही हैं। तो उसमें डिसाइड ये करना था कि जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो रनवे है, इट शुड नेवर बी गेट फ्लडेड।
उसके लिए हम लोग को कुछ रिवर्स का हम लोगों ने पूरी हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस की कि हर रिवर में मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आ सकता है। उस रिवर को हम लोगों ने डाइवर्ट किया इस ढंग से कि वो रेनपोर्ट रनवे के थोड़ा सा नजदीक से जाए। नदी का पानी में अगर फ्लडिंग हो रही है तो उसकी वजह से पानी नवी एयरपोर्ट पे ना आए। तो उसके लिए हम लोगों ने बेसिकली एक तो हम लोगों ने हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस करी कि वहाँ पे फ्लड वगैरह कितने होते हैं, वहाँ पे नदी में फ्लड डिस्चार्जेस कितने हैं। दूसरा हमने फिजिकल मॉडल में देखा, जब उस फ्लड के साथ हम लोग टाइडल वाटर्स का सिमुलेशन करते हैं तो वाटर लेवल्स मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोगों ने नई मुंबई एयरपोर्ट का जो लेवल है वो डिसाइड किया। अभी वो शुरू हो गया एकदम। ठीक। और जो मुंबई पोर्ट का मॉडल है, जैसे हमने आपको दिखाया था, जेएनपीटी आपने बहुत एक्सक्लूसिवली देखा है। जो वाधवन अभी नया पोर्ट आ रहा है, हमने आपको दिखाया है किस तरह से बन रहा है। और मुंबई पोर्ट का भी यहाँ पे एक अच्छा सा मॉडल बना है जो कांस्टेंट यहाँ पे रहता है, क्योंकि वो रेवेन्यू पे कर रहे हैं वो स्टडी करने के लिए। क्योंकि सर आप चीफ इंजीनियर हैं, तो क्लाइमेट चेंज की जो बात होती है, तो जो रिसोर्सेज एज अ वाटर हमें मिल रहा है, क्या उसमें कोई बदलाव आया है? देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में जितनी भी स्टडीज हुई है, उससे एक जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो एक्सट्रीम हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स है, एक्सट्रीम हाइड्रोलॉजिकल बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा बारिश होना या बारिश ही ना होना, तो इनकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ने की संभावना। बट अभी कोई ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट स्टडी किसी का हुआ है ऐसा बोल नहीं सकते। दे आर ऑल बेस्ड ऑन द मॉडलिंग एंड अदर थिंग्स। जितना मॉडल हमारा अच्छा होगा उतना स्टडी अच्छा होगा। उसमें आपको ये एक जनरल हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ने की संभावना। राइट। एक आपका बोलूं बात करें इसमें। अभी CWPRS में अभी जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है हमारे वाटर रिसोर्सेज स्ट्रक्चर्स के लिए, कोस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए, क्लाइमेट चेंज है। अच्छा। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो हमारी सारी कंडीशंस हैं, स्टॉर्म कंडीशंस हैं, स्टॉर्म सर्च कंडीशंस हैं, इवन वेव्स की जो कंडीशंस हैं वो सब बदलने वाली हैं। तो अभी हमने रिसेंटली अपने CWPRS में एक क्लाइमेट सेल का निर्माण किया है, कर लिया है जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित सारे इन पहलुओं पे स्टडी करेगा कि अगर 2050 में क्लाइमेट चेंज सपोज टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट हमारी हाइड्रोलिक कंडीशंस पे क्या आएगा, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट हमारे स्ट्रक्चर्स पे क्या आने वाला है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स का निर्माण करें। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज का एक सेल बनाया है जो कि जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज सेक्टर हैं या हमारे कोस्टल, क्योंकि किसी का ब्रेक वाटर का लेवल सपोज अभी कुछ x मीटर है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो उसका क्रस्ट लेवल भी चेंज होगा सो दैट वो कभी ओवरटॉप ना हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। और दूसरा जो चैलेंज हम लोग ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, क्लाइमेट चेंज का एक बाई प्रोडक्ट है ग्लॉफ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो हमारे हिमालयन रीजन्स हैं, जैसे कि सिक्किम है या फिर आपका उत्तराखंड है। वहां पे आपने रिसेंटली सुना होगा उत्तराखंड में 2021 में तपोवन विष्णुगढ़ था, वहां पे क्लाउड बस्ट हुआ था। क्लाउड बस्ट क्यों हुआ था? वहां पे जो ग्लेशियल लेक्स जो फॉर्म हो रही हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण उनका मेल्ट हो रही हैं, उनके कारण फ्लड आ रहा है। ऐसे ही 2023 में सिक्किम में तीस्ता 3 का प्रोजेक्ट, बांध पूरा, डैम पूरा बना हुआ था, उसमें ग्लॉफ का फ्लड आया एक्स्ट्रा, और वो पूरा आपका जो डैम है वो काफी डैमेज हो गया है। तो अभी क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो हमने एक नया सेल खोला ग्लॉफ का, उसकी हम लोग डिटेल स्टडीज कर रहे हैं कि ग्लॉफ के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा ये ग्लॉफ डिस्चार्ज कितना होने वाला है। उसके बाद अल्टीमेटली फिर उसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्लॉफ रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए। जैसे तीस्ता डैम है, आज की तारीख में वो टूट गया ग्लॉफ के कारण, बट आगे आने वाले 20-30 साल में किसी और डैम को ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप जो ग्लॉफ कितना डिस्चार्ज आ रहा है वो आप सिमुलेट करिए, और ग्लॉफ रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बीच बीच में आपको इंटरवेंशंस देने होंगे, छोटे छोटे डैम्स देने होंगे। तो उसकी अलग से डिटेल स्टडीज होती है, बिकॉज वो ग्लॉफ में जो डिस्चार्ज आ जाते हैं वो पावनी नहीं होता है, उसमें बड़ी बड़ी चट्टाने आती है, डेब्रिस आता है, उसकी मॉडलिंग का तरीका अलग होता है। तो अभी हम लोग के सामने यही चैलेंजेस है, एक क्लाइमेट चेंज का है, ग्लॉफ का है, और दूसरा हम लोग आजकल बहुत कोस्टल एक्वीफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोस्टल रिजर्वायर का, कि हमारी नदियों का सारा पानी समुद्र में बह जाता है, तो वहां पे हम लोग उसको डैम या कोई बंधारा बना के समुद्र का पानी को पानी में, नदी के पानी से मिलने से रोक रहे हैं, सो दैट पीछे हमें फ्रेश वाटर मिल जाए। उसके लिए हम लोग डिटेल स्टडीज कर रहे हैं। एक नया सेल उसके लिए बनाया, सेलिनिटी इंग्रेशन का, कि जो
कोस्टल वाटर की सैलिनिटीज है, वो जब फ्रेश वाटर रीजन में जाती है तो हाउ इट इज मिक्सिंग विद द फ्रेश वाटर्स एंड हाउ इट इज इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू द ग्राउंड एंड हाउ इट इज कंटेमिनेटिंग द ग्राउंड वाटर। उसको बहुत बड़ा स्टडी हो रहा है, बहुत बड़ा स्टडी हो रहा है। उसमें भी अल्टीमेट रिजल्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको रोकने के लिए क्या करना है। एंड ये जो इश्यूज हैं ये सब एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। तो मतलब जैसे सैलिनिटी को रोका तो मछली मर जाएगी, फ्लोरा फौना को इफेक्ट होगा। तो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करके हमें अल्टीमेटली सलाइन इम्बैंकमेंट करने होते हैं, सो दैट एनवायरमेंटली भी फर्क ना हो और जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी होता रहे। राइट। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं अब जम्मू एंड कश्मीर में था, ये ऑपरेशन सिंदूर आपने मेरे नजरिए से एनडीटीवी पे देखा है, तो हम लोगों ने बहुत ही ऐसी चीजें बताई जो देश के हित में है। उससे ज्यादा हम लोग कुछ आज के एपिसोड में भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल इश्यू है। क्योंकि चास्कर सर का मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद एक कोट पढ़ा था कि आप जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं वगैरह। और तो ये जम्मू कश्मीर में जो नया प्रोजेक्ट होने जा रहा है उसके डिटेल्स हैं, उतने ही बताएंगे जितनी जरूरी है। लेकिन सर ये क्योंकि आप महाराष्ट्र से, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अलमट्टी को लेके बहुत सी चर्चा हो रही है, तो क्या सही है? एक्चुअली मेरा वो डोमेन नहीं है। अलमट्टी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है और मैं मुख्य अभियंता हूँ हमारी जो राष्ट्रीय जल अकादमी है। इस हमारे खड़गपुर परिसर में दो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रमुख संस्था है, उसमें जैसे CWRS है जिसका समापन दिन है, और एक राष्ट्रीय जल अकादमी है जो जल संसाधन के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का कार्य करती है। और ये अकादमी पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो बाकी स्टेक होल्डर्स है सबको प्रशिक्षण का काम करता है। और जितने भी विषय है जल संसाधन से जुड़े हुए, चाहे वो आपके डैम सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे नए प्लानिंग के रिलेटेड हो, या बाकी जैसे इरिगेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड हो, सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करते हैं। और पूरे देश के जितने भी जल संसाधन क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी है, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार, तो उनको टॉप लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम देने का काम। तो आपका कोई ओपिनियन है उसमें, अलमट्टी के कारण हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं कमेंट करना चाहूंगा कि क्योंकि वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ठीक है, वो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। अच्छा, चूंकि मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर से भी बात की थी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उनका ये मानना था कि जितनी हमारी कैपेसिटी है हाइड्रोलिक के द्वारा बिजली निर्माण की, वो जम्मू कश्मीर में हुई नहीं। वो मैंने अरुणाचल में भी देखा, सिक्किम में भी देखा। चूंकि अब ये नया कुछ बनने जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं और कितना हम बता सकते हैं, बताइए। मुझे लगता है कि जैसे रामाराव शायद इस बारे में बता दीजिए। इसके बारे में स्टडीज करता है। जम्मू कश्मीर में, यूनिट टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ मेजर क्षमता है पावर जनरेशन का, दोडा, किश्तवाड़ एंड रामबन। करेक्ट। उसमें करीब 20,000 मेगावाट पोटेंशियल हो सकता है। इसलिए चीनाब रिवर पे पर्टिकुलरली अभी बहुत सारे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। राइट, लाइक कीरू, क्वार, ये यहाँ पे बना है। हाँ, ये कीरू प्रोजेक्ट है। दिस इज कीरू, क्वार एंड दुलहस्ती एक स्टेज तो कंप्लीट हो गए, एंड निसाहस्ती एंड दिस इज राटले प्रोजेक्ट। ये अभी जिसकी चर्चा चल रही है। अभी स्टडीज हमने शुरू किया है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। इसके बाद स्टडीज होने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। कुल मिला के कितने नए प्रोजेक्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में? कुल मिला के अभी इसके डाउनस्ट्रीम में भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हो गए सर। एक तो सलाल हो गया, बकलीहार भी हो गया। तो दोनों पूरे हैं वो तो सबका पावर क्षमता करीब 6,000 मेगावाट तक अभी होने का यूटिलाइज हुआ है, होने का है अभी कंप्लीट होने के नहीं। और जो हम कर सकते हैं 20,000 मेगावाट तक, 20,000 मेगावाट तक क्षमता है। और वाटर स्टोरेज में क्या स्थिति रहेगी? स्टोरेज ये सब रन ऑफ रिवर स्कीम्स बोलते हैं। Okay. इसमें स्टोरेज नहीं रहता है, बहुत कम स्टोरेज वाला है। ओनली फॉर पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेट करके फिर अगेन नदी में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो अभी नए कितने प्लान कर रहे हैं हम लोग, कुछ पता है आपको? अभी भी है सर, चल रहा है। सावलकोट एक 1856 मेगावाट का एक है, कीर्ता है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, कीर्ता है। अच्छा सर, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछता हूँ, सर आपसे पूछता हूँ, क्योंकि जब ये मामला सामने आया तो अलग अलग एक्सपर्ट ने अपने अपने ओपिनियंस दिए। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या हम लोग इतनी कैपेसिटी रखते हैं एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम जितना भी पानी रोक सकते हैं वो रोक पाएंगे? क्या विचार है आपका? आई थिंक उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। ओके। और बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये रन ऑफ रिवर है, तो यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज तो नहीं हो सकता है। तो फिर भी सरकार शायद सोचे इस बारे में कि ये पानी है, इसको कहीं और डाइवर्ट करके कुछ स्ट्रक्चर बनाना हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग पावर जनरेशन के हिसाब से ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। चास्कर सर, आपको लगता है स्टोरेज हो सकता है? क्योंकि जैसे टेरेन है वहाँ पे, जो हमारी वहाँ आवश्यकता है, हमारी पीने के पानी की, इरिगेशन की,
हाइड्रो पावर की, और उस हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो हमारी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी होता है, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, तो वो उस दिशा में वो कार्य करेंगे, और जो भी मतलब फिजिबल है, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ जरूर सरकार करने की कोशिश करेगी। एक ऑफिशियल स्टैंड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि इंटरनेशनली पब्लिश है। हमने कहा कि ये 50-60 साल पहले हम लोगों ने ट्रीटी की थी, तो आपको बदलना चाहिए। तो उस बदलाव को क्या, किस तरीके से देखते हैं हम लोग? बदलाव मतलब स्टोरेज बढ़ाना है, जनरेशन बढ़ाना है, एज ए एक्सपर्ट? देखिए, भारत सरकार ने ये पहले ही ओपनली बताया है कि इस बदलाव को या इस ट्रीटी को चेंज करने की क्यों आवश्यकता है जी। क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन चेंज हुई है, कुछ हमारी जरूरतें बढ़ी है, क्लाइमेट चेंज की सामने बात करें, तो ये सारे हमारे पब्लिक डोमेन में सरकार ने इसके रीजन बताया है, और यही रीजन है कि जिसकी वजह से भारत सरकार इसको ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने की लिए उन्होंने भारत सरकार ने नोटिस भेजा है। हम लोग भी यहीं पे रुकते हैं, ज्यादा इससे बात करना उचित नहीं है, क्योंकि देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। सर, वैसे अब लोग जब ये देखेंगे टेलीकास्ट तो उनको लगेगा कि हमको यहाँ पे आना चाहिए। ये एक दिन आपको नहीं खुला छोड़ना चाहिए। जितने भी लोग आना चाहते हैं उनको आना चाहिए, खासकर बच्चे हम नहीं, हम लोग का ये मैंडेट है कि हम लोग सोसाइटी को आउटरीच करें। ओके। उसके लिए बच्चे यहाँ पे हमेशा अलग अलग आ सकते हैं। ये तो हमने इसलिए किया कि सारे बच्चे एक साथ आ जाएं या सारी पब्लिक को आ जाए, लेकिन जो भी यहाँ पे आना चाहे वो परमिशन लेके यहाँ पे आ सकता है। उसके लिए हम लोग अलाउ करते हैं एंड वी इनकरेज दैट। हमारा ऑफिस का एक काम भी ये भी मैंडेट ये भी कि वी हैव टू रीच टू द सोसाइटी, so this is the one step towards that only, but in between also so many students are coming from the colleges, from the schools, कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ताकि उनको पता चले कि देश में इतना जो वाटर रिसोर्सेज स्ट्रक्चर्स बन रहा है उसके पीछे साइंस क्या है, इंजिनियरिंग क्या है, तो आ सकते हैं बच्चे, देख सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, परमिशन लेके आ सकते हैं। सर, मी तुम्हाला मराठीत विचारणार, कारण आपले मराठीतले ऑडियन्स पण आहेत। ये अच्छी टीम है, देखिए ये एक्सपर्ट लोगों की टीम है यहाँ पे। आप आइए, जैसे सर ने कहा, आप यहाँ पे आके आपकी जो जिज्ञासा है उसको फुलफिल कर सकते हैं। पण मी मराठीत सरांना विचारतो, सर ह्या दोन्ही ज्या इन्स्टिट्यूट आहेत पुण्यात आहेत, 450 एकरवरती वगैरे आहे, कुणालाही काही माहिती नसतं किंवा रस नसतो, पण आता महाराष्ट्रात तुम्हाला जे प्रेक्षक बघतायत त्यांना ह्या दोन्ही संस्थांचं महत्व सांगा। बद्दल मी पहिल्यांदा बोलेल ही 100 वर्षापेक्षा जास्त जुनी असलेली संस्था आहे, आणि रिसर्चच्या माध्यमातून यांनी जी देशाची सेवा केलेली आहे पॉवर आणि वॉटर या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये, त्यांचं जे एक्सपर्टाईज आहे ते खूपच कमी आहे। म्हणजे एशियाची सगळ्यात मोठी अशी संस्था आहे की जी मॉडेल स्टडीज करतात, की कुठलाही प्रोजेक्ट असेल त्याच्यामध्ये जर काही इश्यूज असतील तर ते प्रोजेक्टचं एक छोटं मॉडेल बनवून, रिअल मॉडेल बनवून त्याचं ते अनालिसिस करतात, स्टडी करतात, आणि आपले जे देशातले जेवढे प्रमुख प्रोजेक्ट्स आहेत ते सगळे प्रोजेक्ट्स, जवळपास सगळ्या प्रोजेक्टचं अनालिसिस इथे झालेलं आहे, आणि ते सगळे प्रोजेक्ट यांच्या अनालिसिसमुळे, यांच्या स्टडीमुळे ते प्रॉपरली ऑपरेट होत आहेत। आमची जी दुसरी संस्था आहे राष्ट्रीय जल अकादमी, ही एक प्रशिक्षणाची संस्था आहे, आणि यामध्ये मला सांगायला आनंद वाटेल कारण ही पुण्यामध्ये आहे, महाराष्ट्रामध्ये आहे, आणि त्यामुळे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं जे वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट आहे त्या डिपार्टमेंटच्या लोकांच्या प्रशिक्षणासाठी, त्यांच्या क्षमता निर्माणासाठी ह्या संस्थेचा खूप उपयोग होतो, कारण त्यांना पुण्यामध्ये ट्रेनिंगसाठी येणं सोपं जातं। आणि आतापर्यंत आम्ही देशभरातले जेवढे ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेन केलेत त्या सगळ्यात जास्त संख्या महाराष्ट्रात आहे, आणि त्याच्याबरोबरच आम्ही अधिकाऱ्यांच्या ट्रेनिंग बरोबर आम्ही शिक्षक जे असतात, स्कूल टीचर्स, त्यांना पण प्रशिक्षण, वर्षातून 2-3 वेळा आमचा कार्यक्रम असतो। आमचा पुणे सिटीच्या आणि आसपासच्या सर्व शाळांशी आमचा संपर्क असतो, तिथले शिक्षक आमच्याकडे येतात। आमचा उद्देश आहे त्यामध्ये की आम्ही प्रत्येक मुलापर्यंत नाही पोहोचू शकत, त्यांनी ते समजून घ्यावं, पूर्ण देशाची पाण्याची स्थिती, महाराष्ट्राची पाण्याची स्थिती, आणि आपल्याला पुढे काय करायला पाहिजे, आणि ते मुलांपर्यंत पोहोचवावं, हा त्याच्या मागचा एक उद्देश असतो आमचा। त्याच्यानंतर आम्ही एक आणखी प्रोग्राम करतो जो खूप स्पेशल प्रोग्राम आहे, खूप कमी लोक करतात। आम्ही ज्या स्वयंसेवी संस्था आहेत किंवा मीडियाचे जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी पण आमचा 1 आठवड्याचा प्रोग्राम असतो, आणि तो आता आम्ही बहुतेक सप्टेंबरमध्ये शेड्यूल केलेला आहे, आणि त्यामध्ये सर्व जे इम्पॉर्टंट मीडिया हाऊसेस आहेत देशाचे, नॅशनल लेवलचे, लोकल लेवलचे, त्यांना आम्ही इन्व्हाइट करतो ट्रेनिंगसाठी, आणि आपल्या देशाचं जे जलक्षेत्राचं जे एक आउटलुक आहे याच्यामध्ये सरकार काय करतं, काय करण्याची आवश्यकता आहे, या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही त्यांना एक ट्रेनिंग देतो। इनफॅक्ट आमच्या ट्रेनिंगमुळे फायदा एक असा झाला की जे रिपोर्टाज आहे ज्या लोकांनी ट्रेनिंग घेतलंय, कारण त्यांचे अंडरस्टँडिंग जे आहे फरक पडला, कारण त्यांना नाऊ दे अंडरस्टँड द थिंग्स इन अ बेटर, छान पद्धतीने अंडरस्टँड करतात,
तो एक आमच्याकडचा प्रोग्राम असतो. त्याच्यानंतर काही इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत, जसं आपल्या देशामध्ये बांध सुरक्षा अधिनियम आला, एक कायदा केला केंद्र सरकारने. आपल्या देशामध्ये जे 6,600 पेक्षा जास्त जे स्पेसिफाईड डॅम्स आहेत की जे त्या कायद्याच्या अंतर्गत येतात, त्या डॅमच्या सुरक्षेसाठी जी काही त्या डॅम ओनर्सना जी पावलं उचलली पाहिजेत ती काय आहेत, कुठले कुठले गोष्टी त्यांनी करायला पाहिजेत डॅम सेफ्टीसाठी, त्याचे पण प्रशिक्षण आम्ही मागच्या 2 वर्षापासून सुरू केलं. आणि थ्रू वेबिनार, कारण 6,600 डॅमच्या ओनर्स पर्यंत पोहोचणं एक मोठं चॅलेंजिंग होतं. तर आम्ही वेबिनारच्या थ्रू आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो. त्या अधिनियमाचे जे इम्प्लिकेशन्स आहेत, त्या ऍक्टचे जे इम्प्लिकेशन्स आहेत ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले. आणि त्या ऍक्टचे प्रोव्हिजन इम्प्लिमेंट करण्यासाठी त्यांना कुठल्या प्रकारचं ट्रेनिंग घ्यायला पाहिजे, जसं हायड्रोलॉजिकल रिव्ह्यू आपण म्हणतो डॅमचा, किंवा डॅम ब्रेक अनालिसिस ज्याला म्हणतो, किंवा इमर्जन्सी ऍक्शन प्लॅन, ह्या ज्या काही कंपल्सिव्ह गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये त्या ऍक्टमध्ये दिलेल्या आहेत, त्या सगळ्यांचं प्रशिक्षण देतो. कारण ह्या गोष्टी अशा आहेत की ज्याला खूप जास्त टेक्निकल इनपुट लागतं. एक वेळेची मर्यादा आहे म्हणून, पण एक महत्वाचा प्रश्न की महाराष्ट्राचं जलसिंचन हे 19% पुढे जात नाही अशी स्थिती आहे असं म्हणतात. तरीही देशातलं सगळ्यात जास्त धरण असलेलं हे राज्य आहे. तुमचं असंच मत आहे की त्यात काही इम्प्रुव्हमेंट होऊ शकते? मी जे पर्सेंटेज सांगितलं त्याबद्दल मला म्हणजे फ्रँकली मी बोलणं बरोबर होणार नाही, आणि ते बरोबर आहे की ते पण मला माहिती नाही. पण हा, काही गोष्टींमध्ये, जसं आज मी माझ्या व्याख्यानामध्ये पण सांगितलं की काही गोष्टींमध्ये महाराष्ट्र सरकार पुढे आहे. म्हणजे जलसंसाधन विभागाच्या ह्याच्याबद्दल जर विचार केला किंवा वॉटर सेक्टर रिफॉर्म जर आपण बघितलं, तसं महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अथॉरिटी आहे आणि ती फंक्शनल आहे, जी बाकीच्या राज्यांना एक मॉडेल म्हणता येईल. दुसरी एक जो ऍस्पेक्ट आहे की महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक नदी बेसिनचं एक मास्टर प्लॅन बनवलेला आहे आणि सर्व प्लॅन्सला इंटिग्रेट करून एक इंटिग्रेटेड प्लॅन पण बनवलेला आहे. ते एक चांगली गोष्ट आहे. त्यानंतर जे इरिगेशनचे प्रोजेक्ट्स आहेत आपले, ते किती चांगल्या पद्धतीनं काम करतायत, त्यांची इफिशियन्सी काय, त्याच्यामध्ये काही सिस्टमिक प्रॉब्लेम्स आहेत का, सगळं पाणी व्यवस्थित पोहोचतंय की नाही, याच्यासाठी आपली औरंगाबादमध्ये एक त्यांची इन्स्टिट्यूशन आहे जी नाही, एक चीफ इंजिनियर ऑडिटर म्हणून आहे, चीफ ऑडिटर WRD महाराष्ट्र. त्यांचं काम आहे की हे जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आहेत की ज्या प्रोजेक्टच्या थ्रू इरिगेशनसाठी पाणी दिलं जातं, तर त्या प्रोजेक्टची असेसमेंट करायची, ते प्रोजेक्ट कितपत चांगल्या पद्धतीने करतात, कारण त्यातनं आपलं असं कळतं की कुठं डिफिशियन्सी आहे आणि त्याच्यामध्ये मग रिमेडियल मेजर्स घेता येतात. तर अशा काही गोष्टी आहेत की ज्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे थोडा महाराष्ट्र अग्रेसर आहे म्हटलं तर हरकत नाही. किंवा महाराष्ट्राच्या काही काही पॉलिसीज आहेत. फॉर एक्झाम्पल एक PDN पॉलिसी आहे, प्रेशराइज डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क, त्याला आपण म्हणतो पाईप डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क, की पाणी ओपन कॅनॉल मधनं न येता बंद पाईप मधनं न्यावं. मराठवाडा ग्रीड वगैरे करायचं, तर त्यामध्ये पाण्याचं मतलब नुकसान होत नाही, अपव्यय होत नाही. दुसरी एक जी पॉलिसी आहे डिसेंट्रलाइज स्टोरेजेस, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की जे मायक्रो इरिगेशन जे आपण करतो आणि जे कॅनल आपण पाणी सोडतो, कॅनलचं पाणी रोटेशन प्रमाणे असतं, जो काही कालावधी असेल 3 आठवडे असेल, 4 आठवडे असेल, पण मायक्रो इरिगेशनसाठी तुमच्याकडे पाण्याचा स्टॉक असावा. तर म्हणून शेतकऱ्यांना मायक्रो इरिगेशनसाठी उपयुक्त व्हावं म्हणून डिसेंट्रलाइज स्टोरेजेस त्यांनी बनवावेत, शेतकरी बनवावेत, किंवा जो वॉटरशेड डेव्हलपमेंट मधनं जी काही असा विचार आहे आपला, नहीं आपली पॉलिसी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी है. खरं तर तुम्हा दोघांशी, आप दोनों से बहुत आराम से बात करना चाहिए. मुझे लगता है कि बड़ा सा पॉडकास्ट होना चाहिए. खैर, लेकिन अभी एक शुरुआत हो गई है. इतने अच्छे इंस्टीट्यूट का हम लोगों ने अभी आपको दर्शन कराया, तो आपका जो भी ओपिनियन इस एपिसोड के बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए. मैं दोनों से और जो बाकी एक्सपर्ट है उनसे भी बात करूंगा. अभी रुकते हैं. कैमरामैन निकेतन माने के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, NDTV पुणे.